बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 2 पे स्टडी करेंगे। और लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने से पहले हम लेक्चर नंबर 1 का ओवरव्यू कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या स्टडी किया था, ऑल्सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सबसे पहली बात है रिजिड बॉडी मोशन, जो आपने सबसे पहले स्टडी किया। रिजिड बॉडी मोशन, ये बेसिकली चैप्टर का नाम है, रिजिड बॉडी मोशन। इस चैप्टर में हम रिजिड बॉडी मोशन यानी कि जो रिजिड बॉडी है उसकी मोशन को स्टडी करेंगे। उसके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बेसिक देखा है मैकेनिक्स को। मैकेनिक्स जो है उसकी डेफिनेशन देखी है। मैकेनिक्स बेसिकली हम साइंस, एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बॉडीज़ की हरकत के बारे में। सबसे पहले हमने मैकेनिक्स को डिस्कस किया और मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक और क्वांटम मैकेनिक्स को स्टडी किया। फिर हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1, मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडीज़, मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडीज़, और मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड और मैकेनिक्स ऑफ इलास्टिक सॉलिड। उसके साथ हमने ये बताया कि ये तीनों तरह की जो मैकेनिक्स है ये ख़ास तौर पे ये फर्स्ट टू जो हैं ये न्यूटन लॉज के ऊपर बेस करती हैं। इसके साथ साथ हमने स्टडी किया है द न्यूटेनियन मैकेनिक्स को स्टडी किया और उसके अंदर पार्टिकल और रिजिड बॉडी को डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट, ये हमारे फर्स्ट लेक्चर का ओवरव्यू था जो आपने नोट डाउन किया होगा, होप सो। और अगर नहीं किया तो पहले इसे नोट करें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 की आसानी से समझ आ सके। अब हम आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। लेक्चर है हमारा जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पे है ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो आज हमारी टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब स्टूडेंट, आपके जहन में कुछ चीज़ें आनी चाहिए, वो ये है कि यू वेल नाउ अबाउट मैथ्स का आपको इल्म होना चाहिए। और सेंटर क्या होता है किसी भी बॉडी का, वो आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए। जैसे दरमियानी जगह, वो उसको हम सेंटर कहते हैं। और इसके साथ साथ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मीन कि जैसे आप देखते हैं कि ये एक बॉडी है, जैसे ये पेन है तो ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, तो इसलिए हम इन्हें सिस्टम ऑफ पार्टिकल का नाम देते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि अभी हम इस टॉपिक को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और इसमें खास करके इसके पोजीशन वेक्टर को फोकस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि द सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोड ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज हाइपोथेटिकली पार्टिकल। तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे ये पेंसिल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारा एक एक ऐसा पार्टिकल होगा जो इसी पेंसिल का कोई है, एक ऐसा पार्टिकल होगा जो कि एक फर्जी यानी हमारे जहन में बना हुआ एक नक्शा है। जैसे आपको पता है कि ये पेंसिल है, इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे एक सुई की टिप रख दी जाए तो ये पेंसिल उसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। अब वो वाला पॉइंट जो है वो इस पेंसिल का पार्ट भी हो सकता है या पेंसिल के अलावा ख्याली तौर पे कोई ऐसा पॉइंट होगा कहीं पे, जो अब आपके जहन में है कि वो सेंटर में हो सकता है। शायद नहीं, क्योंकि इस साइड से ये थोड़ी सी ज़्यादा वजनी है पेन और इस साइड से कम है, तो इसलिए इसका जो सेंटर होगा शायद इधर कहीं इस साइड पे ज़्यादा होगा। क्या तो अब हम उसे सेंटर, उस पॉइंट को मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले है द सेंटर ऑफ मास, जिसको हम लोग शॉर्टली यहाँ पे सीएम लिख रहे हैं, और सेंट्रोड ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल मीन पेन के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनमें से सेंटर या सेंट्रोड वो होगा, कौन सा होगा, इज अ हाइपोथेटिकली पार्टिकल। ये एक ऐसा पार्टिकल है, ऐसा आप आपके जहनी में आप उसको ला सकते हैं। इफ द इंटायर मास, अगर उसका तमाम मास ऑफ द सिस्टम वर कंसंट्रेटेड देर दया, और उसका सारा का सारा जो है मैस है उसके ऊपर आता हो। तो मैं उसकी एग्जांपल आपको दे चुका हूँ कि ये आप अक्सर किसी चीज़ को लेते हैं और उसको नीचे एक खास पॉइंट के ऊपर अगर आप सुई की टिप जितना भी वो
रख लें कोई उस पोजीशन के ऊपर, तो पेन पेन वहाँ से गिरता नहीं है। बेसिकली वहाँ पे एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल पार्टिकल है जो कि पेंसिल का हिस्सा भी हो सकता है या पेंसिल के दरमियान में कहीं ऐसी जगह जो शायद वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन ये कि उस जगह के ऊपर उसका होल वेट एक्ट कर रहा होता है, जिसको हम सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं। आप इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लें। ओके, अब हमारे पास है, अब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज वुड रिमेन द सेम, और इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहती हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं, लेट देयर बी अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। अब हम इसे मैथमेटिकली इसको हम लिखने लगे हैं। तो अब आप ये एजम्पशन कर लें कि हमारे पास क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल मीन कि जैसे आपके पास ये पाइप का एक टुकड़ा है, तो इसमें एन बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स हैं। तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई लाखों करोड़ों की तादाद में पार्टिकल्स हैं। तो आपने ज़हन में सोच लिया, विद मैस m1 m2 m3 अप टू mn। अब हम कह रहे हैं कि जो इसके पार्टिकल हैं उनके मैस ये हैं। अक्सर ये होता है कि जब हम कोई मटेरियल लेते हैं तो उसके जो पार्टिकल होते हैं, अगर एक एक पार्टिकल को देखें तो मैस तकरीबन सेम होता है, लेकिन कुछ बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनके मैस जो होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, लेट देयर बी अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स विद मैसेस m1 m2 m3 mn। तो हमने क्या सवर कर लिया कि जो मैसेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, एंड एट एनी टाइम t their position vector are r1 r2 rn रिस्पेक्टिवली। तो अब आप इनको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, कि आप ये देख रहे हैं कि जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई बॉडी है, जब मैंने कोई बॉडी ली हुई है, कोई बाल लिया है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, जिनमें से एक ये वाला पार्टिकल मैंने ले लिया है। ये जो पार्टिकल है ये यहाँ ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है उसको मैं आर, अगर इस पार्टिकल का नाम मैं P1 रख लूँ तो R1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा। सेम ऐसे ही जैसे कि ये P1 एक पार्टिकल है, इसी तरीके से P2 एक पार्टिकल होगा जो सेंटर से लेके वहाँ तक का जो पोजीशन वेक्टर बनाएगा वो R2 है। इसी तरीके से Pi कोई ऐसा पार्टिकल है जो हम जनरली, यानी I1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 4 5 6 कुछ भी, तो उसका पोजीशन वेक्टर RI होगा। तो हम जनरली ये कह रहे हैं कि कंसीडर किया कि एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल का मास डिफरेंट है, m1 m2 अप टू mn है, और हर एक का पोजीशन वेक्टर डिफरेंट है, जिनमें से हम जनरली एक पोजीशन पार्टिकल ले लेते हैं Pi और उसका पोजीशन वेक्टर RI हमने कंसीडर कर लिया। तो फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय। तो ये हमारे पास वो फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है जो आपने नोट डाउन करना है कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाता है। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल हूँ और आपसे कहा जाए कि उसे, तो आर सी यानी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू सम ऑफ एम आई आर आई, सम इक्वल टू एम आई। अच्छा, याद रखें स्टूडेंट कि यहाँ पे जब हम इसे लिखते हैं ये जो सम नोटेशन, तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख रहे हैं आर सी इज इक्वल टू एम आई आर आई, और यहाँ पे नीचे आपने लिख दिया एम आई। तो यहाँ पे पीछे जो सम लिखा है, सम क्या है, आई इज इक्वल टू 1 टू जितने पार्टिकल हैं, अगर एन है तो एन पार्टिकल आ जाएगा, और इधर भी सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू एन। अगर ये इन्फिनिटी है तो एन की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। ये बेसिकली फार्मूला है किस चीज़ का, ये सेंटर पोजीशन वेक्टर निकालने का। ये पोजीशन वेक्टर है किसका, ये हमारे पास है पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। तो अब आप समझ गए हैं सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। अब इस बात को समझने के लिए आप इस पॉइंट को नोट डाउन करें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर से क्या मुराद ले रहे हैं हम यहाँ। आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो पॉइंट है, जैसे मैंने ये जो बाल लिया हुआ है इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट ये है। ये जो पॉइंट है ये सेंटर से अपना पोजीशन वेक्टर बनाता है, और इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है वो सेंटर से अपना पोजीशन वेक्टर बना रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो अपना पोजीशन वेक्टर बना रहा है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि इस बाल का जो बाल है हमारे पास, इस बाल का वेट किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा।
अब वो वेट अगर हम कहें कि इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, क्योंकि बाल जो है अगर वो बैलेंस होगा, बाल अगर बैलेंस होगा तो उसका सेंटर जो है, वेट जो है वो सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर बाल जैसे आपने को अजीब सा बाल ले लिया, टेढ़ा ले लिया, या उसके मैस डिफरेंट हैं, जैसे ये पेन मैंने ले लिया, तो इसका सेंटर ऑफ मैस किसी डिफरेंट प्लेस पे एक्ट कर रहा होगा। तो अब आप यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास अगर ये वाला जो पॉइंट है, मैं कहता हूँ सपोज ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर इस बॉडी का होल मैस एक्ट कर रहा है, जिसको मैंने सेंट्रोड का नाम दे दिया है। अब इसका मतलब है ओरिजिन और चीज है और सेंटर ऑफ मैस और चीज है। ओरिजिन उसका दरमियान है और सेंटर ऑफ मैस है। अब ओरिजिन से लेके होल सेंटर ऑफ मैस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आर सी का नाम दे रहे हैं, जिसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोड कहा करते हैं। तो मैं आप लोगों को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस डेफिनेशन को क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अगली स्टेटमेंट को जाके समझ सकें। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने ये कह दिया कि हम लोग क्या कैलकुलेट करना जानते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैस। तो ये हमारे पास उसका फार्मूला है। नेक्स्ट है फॉर द मूविंग सिस्टम, अगर सिस्टम मूव कर रहा हो तो आप लोगों को अगर कहा जाए कि अगर आपको सेंटर ऑफ मैस दिया हुआ है, यानी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मैस, तो आपसे कहा जाए पोजीशन वेक्टर वेक्टर के लिहाज से वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं। आर डॉट डाला तो वी, यहाँ वी लिखा है वी सी, और एक दफ़ा इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। याद रखें यहाँ आर आई है। आर आई आपको पता है क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये आई एथ पार्टिकल की बात हो रही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये एक दफ़ा डेरिवेटिव लेने से वेलोसिटी बना, और सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेने से यही टर्म जो है वो एक्सेलरेशन बन गई है। तो स्टूडेंट आप इसे नोट डाउन कर लें। यहाँ तक जो टॉपिक है आपका, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो आप कहेंगे कि सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी हमें अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल दिए हुए हों तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के, जिसके पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, उस बॉडी के पार्टिकल जिनकी हम बात कर रहे हैं, उनका पोजीशन वेक्टर जो है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा। और पोजीशन वेक्टर से मुराद हमारा ये है कि जो एक सेंटर ऑफ मैस होता है और एक ओरिजिन होता है, और सेंटर ऑफ मैस से लेके ओरिजिन तक का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट होता है। और फिर इसका दो बार डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, यानी यहाँ आर के ऊपर डॉट डाल दिया, तो ये वेलोसिटी बन गया है, और फिर दोबारा से दो डॉट डाले तो यही टर्म जो है वो कन्वर्ट हो गई है एक्सेलरेशन के अंदर। अब हमारे पास है एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, ये हमने तो जस्ट बात की है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के। हम यहाँ पे फिर से देखें, कंसीडर कर रहे हैं। आप अगर फिगर को देखें तो आपको स्टेटमेंट सारी सही से समझ आ जाएगी। तो फिगर क्या कहती है, फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। अब ये जो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर कोई एक ऐसा कोई बॉडी पड़ी हुई है, उस बॉडी के बहुत सारे पार्टिकल हैं। उन पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल जिसका नाम पी आई है, जो कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ कोई बॉडी है, एक बड़ी बॉडी है, उस बॉडी का एक पार्टिकल जो है वो हमने कंसीडर कर लिया, वो पी आई है, और उस बॉडी का मैस एम आई है। सॉरी, उस पार्टिकल का मैस एम आई है, बॉडी का नहीं। उसके एक पार्टिकल को हमने पी आई कहा, उसका मैस जो है वो एम आई है। अब ये जो पी आई पार्टिकल है ये ओरिजिन से आर आई पोजिशन वेक्टर बना रहा है, और अब हमने कहा कि वो जो बॉडी होगी यहाँ पे, जो हम तस्वर कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई बॉडी होगी। अब वो जो बॉडी होगी, उस बॉडी का सेंटर ऑफ मैस भी कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब सेंटर ऑफ मैस वो जगह होती है जहाँ पे उस बॉडी का होल मैस एक्ट कर रहा होता है। अब होल मैस याद रखें कि हमेशा से ओरिजिन पे ही एग्जिस्ट नहीं करता, ओरिजिन से किसी और जगह पे भी कर सकता है अगर बॉडी बैलेंस ना हो तो अब हमारा क्वेश्चन ये हुआ कि ये जो जी है, जी वो वाला पॉइंट है जहां पे बॉडी का होल मैस एक्ट कर रहा है और ओरिजिन उसका बॉडी का सेंटर है। अब हम कहते हैं कि ओरिजिन से लेके पार्टिकल तक का डिस्टेंस आ रही है, ओरिजिन से लेके जहां पर सेंटर ऑफ मैस का डिस्टेंस आर बार है, और
सेंटर ऑफ, यहाँ पे हम देख रहे हैं जी से लेके पी आई, जी जो है वो सेंटर ऑफ मास से लेके पार्टिकल के, जो हमने कोई एक पार्टिकल सेलेक्ट किया हुआ है वहां तक का डिस्टेंस आर आई प्राइम है। तो ये हमने तीन चीजें देखी। अब हम यहाँ से जा रहे हैं ओ से इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एरो आप देख रहे हैं, इससे इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं एरो यहाँ पड़ी है, और इससे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एरो यहाँ पड़ा है। अब स्टूडेंट हमारे पास है कि हम अगर इस फिगर को आप समझ चुके हों तो मैं ये स्टेटमेंट पढ़ूं और आपको आप इसे लिख सकें। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं, नाउ अगेन कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स विद ओ एज ओरिजिन। हमने कहा सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल है, यानी यहाँ पे कोई बॉडी है उसके अंदर एन पार्टिकल हैं और ओ उसका ओरिजिन है। ऑफ अ रेफरेंस एंड, रेफरेंस के लिहाज से ओरिजिन है, एंड जी एज अ सेंट्रोड सेंटर, और जी वो वाला पॉइंट है जिसके ऊपर होल वेट एक्ट कर रहा है। ऑफ मैस, लेट, यहाँ पे लेट के आगे एक्स ने लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस शो कर रहा है, लेट आर आई, लेट यहाँ पे आप, तो लेट आर आई बी दी, यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट को ठीक कर लें, बी दी पोजिशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो आर आई है वो ith पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओ, एंड फिर आप साथ में ये कहेंगे एंड आर बार इज द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जी, और फिर हम ये कहेंगे कि एंड ये जो चीज है आर आई बार जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है जो कि पार्टिकल और जी के दरमियान में है। तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट जो है, जी एंड लेट आर बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ओ। तो यहां तक आपने फिगर के मुताबिक इसकी स्टेटमेंट लिख ली। अगर आप यही स्टेटमेंट लिखने के बजाय आप फिगर को ही एक्सप्लेन कर दें, मतलब आप यहां से भी डायरेक्ट इसको लिख लें, तो कोई इश्यू नहीं है। देन बाई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि ये तीनों का सम जो है, आप देखें तो इसको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे पता चलता है, देखें हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ये है कि ये देखें तो ये हेड है, यानी एरो यहां से इधर जा रहा है, और ये उसकी टेल है। तो इसका मतलब है ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल से जुड़े हुए हैं और ये रिजल्टेंट है। हमें कैसे पता कि आर आई रिजल्टेंट है, क्योंकि जो आर आई के ऊपर एरो पड़ा हुआ है, ये भी एरो यहां जाएगा और ये एरो भी यहां जाएगा। यहाँ हेड हेड से जुड़ा हुआ है, जहां हेड हेड से जुड़ा होता है उनमें से कोई एक रिजल्टेंट होता है। और रिजल्टेंट अब हमने देखा कि चूंकि जो हेड हेड से जोड़े, टेल टेल से जोड़े, तो वो रिजल्टेंट होता है। तो इन दोनों तीनों वेक्टर पोजीशन वेक्टर्स में जो आर आई है वो रिजल्टेंट है। मैं रिपीट कर देता हूं, क्यों, क्योंकि इसकी हेड उसकी हेड से मिली हुई है और इसकी ही टेल उसकी टेल से मिली हुई है। तो इसलिए हमने कहा कि ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल से जुड़े हुए हैं, हेड टू टेल रूल से जुड़े हुए हैं। सो दिस वन इज द पोजीशन वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर आई इक्वल है आर बार प्लस आर आई प्राइम के। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है। हमने क्या लिख दिया कि जो हमारे पास ये है आर आई, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है रिजल्टेंट का, ये बेसिकली इक्वल है किसके, आर आई इक्वल टू आर वेक्टर प्लस आर आई प्राइम। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये टर्म हमने हेड टू टेल रूल से लिखी है। सम एम आई से यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया है, तीनों क्वांटिटीज के साथ, तीनों पोजीशन वेक्टर के साथ, यहाँ भी और यहाँ भी मल्टीप्लाई किया एम आई से। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने यहाँ भी सम अप्लाई कर लिया, यहाँ भी सम अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पे भी सम अप्लाई किया, जैसे यहाँ पे सम लिखा, यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इक्वेशन नंबर 1, जैसे कि इक्वेशन 1, आपको ये इस इक्वेशन को देखें, सबसे पहले हमने ये लिया, सेकंड वन दिस वन, इसके साथ पहले ये इक्वेशन ली हेड टू टेल रूल से, फिर हमने एम आई से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सम से भी मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखी हुई है। अब आप इसको बेशक ना लिखें, इस लाइन को नहीं लिखें, अब आप जस्ट ये लाइन समझें। वैसे तो जो लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से, यानी कि हमने इसे एम लिख दिया, ये एज इट इज रखा, और लिखा है नीचे जो एम जो है वो मैस ऑफ द होल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी पार्टिकल हैं उनका होल मैस है। तो फिर एम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन हम इसको फिलहाल ये लाइन इक्वेशन नंबर 1 इसको नहीं, बल्कि आप इसी को इक्वेशन नंबर 1 कह दें ऊपर वाली को।
अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें आर बार लिखा हुआ है। अब आप समझें तो आर बार है क्या चीज़, जो असल है कि ये आर बार है क्या चीज़। तो आर बार यहाँ गौर से आप अगर देखें तो ये यहाँ पे लिखी हुई है आर के ऊपर बार। आर बार क्या है, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर है। आर बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रोइड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है, जिसकी डेफिनेशन हम पीछे पढ़ आए हैं, यानी पिछले हिस्से में प्रूव कर आए हैं कि इसका फार्मूला ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यानी कि पोजीशन वेक्टर आर से लेके जहां होल वेट एक्ट कर रहा होता है का फार्मूला ये होता है आर सी इज इक्वल टू सम ऑफ आर आई एम आई आर आई ओवर सम ऑफ एम आई। ये जो फार्मूला है ये ये किसका फार्मूला है, ये आर बार का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आर बार की जगह ये लिख सकते हैं, यानी आर बार इक्वल टू सम ऑफ एम आई आर आई ओवर सम ऑफ एम आई। यहाँ जो हमने ये लिख लिया इस टर्म में, आपने इसने यहाँ पे इसको एम से कन्वर्ट किया, लेकिन आपने नहीं करना, ये लाइन आपने नहीं लिखनी, आपने जस्ट ये लिखा। अब ये जो टर्म है ये यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी सम ऑफ एम आई इक्वल टू, यानी ये आपका टर्म ऐसे बन जाएगी। इसके बाद वाली जो लाइन है वो बनेगी सम ऑफ एम आई आर बार इक्वल टू सम ऑफ, ये जो टर्म है यही बनेगी एम आई और आर आई, सम ऑफ एम आई आर आई, ये बन गई। अब ये वाली जो टर्म बनी है ये है सम ऑफ एम आई आर बार। अब आप इक्वेशन नंबर 1, चूंकि आपने ऊपर वाली इक्वेशन को कहा होगा, इसको आपने इंटीग्रेट किया होगा, तो इसके अंदर इस जगह पे जाएं आप, यहाँ एम आई आर बार यानी कि ये वाली जो टर्म है इसकी जगह आप ये टर्म पुट करें, तो अब आप देखें कि इसकी जगह ये जो इक्वेशन में ये वाला है इसकी जगह ये वाली टर्म पुट कर दें। जब आप ये पुट करेंगे तो ये और ये टर्म एक जैसी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 की दोनों साइड एक जैसी, तो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। यहाँ गौर से देखें, यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है, आप बेशक इसे स्मॉल में लिखें और इसको भी स्मॉल में लिखें, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जब आपस में ये कैंसिल होंगे तो पीछे जो टर्म बचेगी वो ये है। तो इससे पता ये चला कि ये जो टर्म है कौन सी टर्म, यानी आप फिगर के लिहाज से देखें तो ये फिगर जो आपको दिखाई दे रही है इसमें ये वाला जो आर आई प्राइम है ना, इस आर आई प्राइम को अगर एम आई से मल्टीप्लाई करके आर आई प्राइम किया जाए और इसके ऊपर सम अप्लाई किया जाए तो इसका आंसर 0 होता है। तो यहां से हमें एक बात पता चली कि ये जो टर्म होती है ये यहाँ वाली, ये जो आर आई प्राइम है ये हमेशा 0 हुआ करता है अगर इसको इस टर्म में लिखा जाए। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास निकला सम ऑफ एम आई आर आई इक्वल टू 0। अब हमने उसी तरीके से इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया, ये उल्टा लिखा हुआ है, पहले वेलोसिटी लिखना चाहिए फिर एक्सेलरेशन, तो ये एक्सेलरेशन ऊपर आ गया, और यानी कि इसका 2 बार डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन बन जाता है, एक दफ़ा लें तो वेलोसिटी बन जाती है। तो मैं इस लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ आपको, ताकि इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर था वो इस पे था कि हम लोग मैकेनिक्स में हमारे पास है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहे थे। तो ये हमने कहा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में सबसे पहले हमने एक फिगर ली, और ये जो फिगर है इसके मुताबिक तो सबसे पहले तो हमने ये स्टडी किया, ये फार्मूला है जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ किसके लिहाज से निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फार्मूला ये है, और इस फार्मूले को इस ज्योमेट्री के ऊपर इस्तेमाल किया तो हमने अपना रिजल्ट निकाला है। स्टूडेंट, अगर इसके रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, तो ताकि मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर सकूं, आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है। लेकिन सवाल पूछने से पहले लेक्चर को नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।